वेलकम स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट आज हम बात करेंगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड हिज इकोनॉमिक थॉट। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके थॉट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन से उन्होंने अपने व्यू पॉइंट दिए वो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को कवर करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से भी आप जानते हैं, एज वेल एज नोन पर्सन एज अ बाबा साहेब। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर एंड एमिनेंट इकोनॉमिस्ट। ऐसे इम्पॉर्टेंट जो है सोशल रिफॉर्मर थे और एक वेल नोन एमिनेंट यानी कि वेल नोन इकोनॉमिस्ट यहाँ पे थे। इनकी ग्रेजुएशन किस में थी? इकोनॉमिक्स में ही थी। इनकी जो राइटिंग्स और स्पीच है वो भी इकोनॉमिक्स के अंदर ही है। इनकी जो बुक्स है, 3 बुक्स लिखी इन्होंने, 3 बुक्स लिखी इन्होंने जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। फर्स्ट बुक जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। सेकेंड बुक क्या लिखी इन्होंने? एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड बुक का जो नेम है वो लिखा है इन्होंने इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो 3 बुक इन्होंने लिखी है। फर्स्ट बुक इन्होंने लिखी है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। सेकेंड बुक लिखी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके फाइनेंस के बारे में। और थर्ड बुक इन्होंने लिखी इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये बी आर अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे कवर अप करा है। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है वो है इनके इकोनॉमिक थॉट्स, जो आज हम कवर करेंगे। मेन जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स थॉट्स कि इन्होंने किन किन पॉइंट्स पे कौन कौन से थॉट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म के ऊपर बात करी है। एग्रीकल्चर पे इन्होंने बताई है कि एग्रीकल्चर लैंड जो होता है वो कुछ लोगों के द्वारा अगर होल्ड करा जाए, कुछ लोगों के द्वारा रखा जाए, तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि अगर कम लोग एग्रीकल्चर को यहाँ पे होल्ड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ख़त्म होगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर कमी आएगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी में कम आएगी, कल्टीवेशन में डिफ़िकल्टीज़ आएगी, यूटिलाइजेशन जो होगा सोर्सेस का वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, कम लोगों के अंदर कॉस्ट ज़्यादा इंक्लूड होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी क्योंकि लेबर कम है, प्रोडक्टिविटी भी लो रहेगी, इनएडिक्वेट इनकम रहेगी। जो इनकम आनी चाहिए वो इनकम उस फॉर्म में नहीं आ पाएगी जितनी चाहिए, इनकम एक्यूरेट फॉर्म में नहीं होगी, एडिक्वेट फॉर्म में नहीं होगी, और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे रहेगा। तो इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट पॉइंट ही मेंशन दैट होल्डिंग ऑफ लैंड बाय फ्यू पीपल इज़ एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इन्होंने क्या बताया? उस चीज़ को एक एक्यूट प्रॉब्लम के नाम से जाना है इंडियन एग्रीकल्चर में कि जो भी लैंड होल्ड करा जाएगा कम लोगों के द्वारा, ये ही एक एक्यूट यानी कि क्रॉनिक प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की, जो इसके डिसएडवांटेज को बताता है। इंक्लूड डिफ़िकल्टी इन कल्टीवेशन। कौन कौन सी डिफ़िकल्टी लेके आता है? कल्टीवेशन की डिफ़िकल्टी लाता है, कम लोग इसको होल्ड करेंगे, ज़्यादा लोगों के पास एग्रीकल्चर नहीं पहुंच पाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, वेजेस कम होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं रहेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, लो प्रोडक्टिविटी रहेगी, सारी बातें यहाँ पे आती है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रहेगा और इनएडिक्वेट इनकम भी रहेगी। तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या मानी जाती है। सो बाबा अम्बेडकर के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोडक्टिविटी जो बढ़ानी है वो साइज ऑफ होल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे सारे फैक्टर को सेटिस्फाई करके बढ़ानी है। सारे फैक्टर यानी कि कैपिटल, लेबर, अदर इनपुट जो भी है, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को यूज़ करके भी हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर की प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे होल्ड करने, लैंड को होल्ड करने का ही नेचर नहीं है। लैंड को होल्ड करने के साथ साथ लैंड के ऊपर जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के उनको भी सेटिस्फाई करना, लैंड के साथ साथ अदर फैक्टर कैपिटल, लेबर, अदर इनपुट को भी सेटिस्फाई करना, ये इनके अकॉर्डिंग बताया गया है। अगर इन चीज़ों को सेटिस्फाई करके चलते हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये माना जाएगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होगी। सो इफ़ कैपिटल, लेबर एक्सेट्रा नॉट अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी देन इवन लार्ज साइज लैंड कैन बी अनप्रोडक्टिव
प्रॉपरली सही बात कही इन्होंने कि कैपिटल अगर क्वालिटी, लेबर अगर क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं अवेलेबल हो, एक्यूरेट फॉर्म में नहीं अवेलेबल हो, एडिक्वेट फॉर्म में नहीं अवेलेबल हो, तो यहाँ पे लैंड बिकम प्रोडक्टिव। इस लाइन को इन्होंने बताया कि आप लैंड कितना भी बड़ा होल्ड कर लो, लैंड की जो साइज है वो भी लार्ज फॉर्म में हो, तो भी यहाँ पे लैंड अनप्रोडक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे उन फैक्टर्स का प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो रहा जिन फैक्टर्स की ज़रूरत है। लैंड के अंदर कैपिटल, लेबर, मशीन, इनकी यूज़ अगर प्रॉपर्ली नहीं होगा तो वहाँ पे लैंड अनप्रोडक्टिव रहेगी। तो लैंड को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इन्होंने इस चीज़ के बारे में थॉट दिया है। इसी थॉट को लेकर इन्होंने एक लैंड सीलिंग एक्ट पास हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिया के अंदर लैंड सीलिंग एक्ट पास होता है। इसके अंदर अलग अलग प्रोविज़न दे रखे हैं जो ये बताता है कि किस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके लैंड को होल्ड करा जाए और लैंड को प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो मेन फोकस इनकी थ्योरी का किसके ऊपर है कि लैंड को प्रोडक्टिव बनाया जाए, लैंड रिफॉर्म करा जाए अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर। उसके बाद बता रखा है इंडिया करेंसी प्रॉब्लम के ऊपर इन्होंने बात करी है। इंडिया की करेंसी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की करेंसी प्रॉब्लम के ऊपर इन्होंने अपनी जो बुक है 1923 के अंदर इंडियन करेंसी सिस्टम के ऊपर द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, जो हम अबोव पढ़ चुके हैं, उसके अंदर इसके बारे में बताया है। इंडिया के अंदर सब एक डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्वालिटी यहाँ पे इंक्लूड है, तो इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, लेकिन अगर गोल्ड को एक्सचेंज करने के स्टैंडर्ड है वो इंडिया अफोर्ड नहीं कर पाता। यानी कि इंडिया का जो डेवलपिंग क्राइटेरिया है वो ये अलाउ नहीं करता कि आप एज अ गोल्ड, सिल्वर, जो महंगी से महंगी कमोडिटी है उनका ही एक्सचेंज करो। यानी कि इन्होंने सोशल व्यू पॉइंट ऑफ को भी लेकर चला है कि हमें लग्जरी गुड के साथ साथ यहाँ पे नॉर्मल गुड का भी एक्सचेंज करना आना चाहिए, और नॉर्मल गुड्स ज़्यादा एक्सचेंज होने चाहिए कंपैरिजन टू लग्जरी गुड। सो डेवलपिंग कंट्री में बता रखा है कि जो जैसे इंडिया है वो एफर्ड नहीं कर सकती गोल्ड एक्सचेंज के स्टैंडर्ड, और इससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जैसे सिल्वर हो गया, अदर लग्जरी गुड्स हो गए। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का रिस्क और प्राइस की राइजेस बढ़ जाएगी। अगर यही चीज़ें एक्सचेंज होगी, लग्जरी गुड्स ज़्यादा एक्सचेंज होगी, तो यहाँ पे प्राइस, महंगाई, इन्फ्लेशन ये बढ़ना बहुत कॉमन बात हो जाएगी और ये बढ़ते रहेगा, जिससे इकोनॉमी अनबैलेंस हो जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि लग्जरी गुड के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ऐसे ऐसे गुड्स भी एक्सचेंज करने चाहिए जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, जिससे मनी का रेगुलेट बनेगा और गवर्नमेंट की डेफिशिएंसी ख़त्म होगी। सो इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या दिया है, ही इंसिस्ट दैट गवर्नमेंट डेफिशिट शुड बी रेगुलेटेड एंड मनी शुड हैव अ क्लियर सर्कुलर फ्लो। मनी का सर्कुलर फ्लो बनाना है, मनी को रेगुलेट करना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट डेफिशिएंसी को ख़त्म करनी है। तो इस चीज़ों को लेकर आना पड़ेगा कि जो गोल्ड और उससे रिलेटेड एक्सचेंज है उनको यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्री अफोर्ड ना करे, जिससे मनी का रेगुलेट सही हो सके। He also suggested that more attention should be given on price stability than exchange rate stability. इम्पॉर्टेंट बात बताई इन्होंने कि प्राइस एक्सचेंज की जो है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी को ज़्यादा फोकस ना करना। टेंशन किसके ऊपर है, प्राइस को मेंटेन करना। प्राइस अफेक्ट कैसे हो रही है, प्राइस के अंदर इक्विलिब्रियम लेकर आना, ये इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करके बताया है। तो प्राइस स्टेबिलिटी यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, मोर टेंशन प्राइस स्टेबिलिटी पे ही रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया वुमेन इम्प्रूवमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इम्प्रूवमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन का किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो उसके ऊपर इन्होंने बात करी है, और वुमेन के ऊपर ही बात करी कि वुमेन इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है। वुमेन का सबसे पहले इम्प्रूवमेंट हो सकता है पार्टिसिपेशन के साथ, और वो जो इम्पॉसिबल है जब तक सोशल स्टेटस और इक्वलिटी डेवलप नहीं होता। इनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि वुमेन का अगर सोशल स्टेटस और इक्वलिटी डेवलप होगा तभी वुमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगी, नहीं तो इंडिया जैसी कंट्री में ये बहुत एक मुश्किल क्राइटेरिया माना जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना जाता है कि इंडिया जैसी कंट्री में अम्बेडकर का पार्टिसिपेशन, वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, अम्बेडकर का व्यू है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इम्पॉसिबल है जब तक
इनकी सोशल स्टेटस और इक्वलिटी डेवलप नहीं हो। यानी कि कंट्री के अंदर अगर वुमेन इम्प्रूवमेंट करना है तो सोशल स्टेटस क्राइटेरिया इनका सोसाइटी के अंदर और मैन के बराबर इनको इक्वलिटी लानी पड़ेगी। इनके साथ इक्वलिटी इक्वल कंसेप्ट रखना पड़ेगा मैन के साथ वुमेन का भी। ड्यू टू बैड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वुमेन इन इंडिया, इंडियाज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज हैम्पर्ड। इंपॉर्टेंट लाइन बताइए कि बैड कंडीशन जो है ना इकोनॉमी के अंदर, वो इसका कारण एक ये भी है कि वुमेन के साथ यहाँ पे सोशल स्टेटस उनका इम्प्रूवमेंट ना होना और इक्वलिटी नहीं आना। तो वुमेन के ऊपर फोकस करना, वुमेन के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना, इसमें यही पॉइंट है कि उनकी सोशल स्टेटस और इक्वलिटी मैन के बराबर होनी चाहिए, तब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वुमेन का होगा और तब इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो कि उसके अंदर हर्डल्स नहीं आएंगे, रुकावट नहीं आएगी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस एक मुश्किल नहीं रहेगा, ईजी हो जाएगा इंडियन जैसी कंट्री के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वुमेन एंड गिव देम अ इक्वल राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। इंपॉर्टेंट लाइन कि वुमेन को इक्वल राइट और फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन कैसे दिया जाए, जब तक उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना है तो उनको इक्वल राइट और फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन भी देना ज़रूरी है। जैसे जैसे वुमेन अपनी इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन सुधारेगी, इसके लिए उनको एक राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए, इसके लिए उनको है ना काम करने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए, वुमेन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें इसके ऊपर इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात रखी अपनी। तो वुमेन इम्प्रूवमेंट में अंबेडकर जी ने कहा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन तभी इजी हो सकता है जब उनके स्टेटस और इक्वलिटी मैन के साथ रखी जाए, उनका स्टेटस इंक्रीज़ हो, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंक्रीज़ हो और उनको इक्वल राइट्स मिले और फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन मैन के साथ मिले। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया लेबर प्रॉब्लम। लेबर प्रॉब्लम के ऊपर भी इन्होंने बात करी है। लेबर प्रॉब्लम के ऊपर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अंबेडकर ने सपोर्ट करा ट्रेड यूनियन मूवमेंट एंड राइट टू स्ट्राइक अगेंस्ट कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो होता है, ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम, इसको लेकर ट्रेड यूनियन मूवमेंट को भी सपोर्ट करा अंबेडकर ने और स्ट्राइक वाली बातें भी कही है कि लेबर का स्ट्राइक रखना यहाँ पे सही होता है कंट्री के अंदर, अगर वहाँ पे लेबर के साथ कुछ गलत होता है तो। ही वॉन्टेड अ पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इंक्लूडिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे लेबर की वेजेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, लेबर को एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो, लेबर आगे बढ़े। इस चीज़ के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो ही वॉन्टेड अ पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन्होंने लेबर के पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम इंडस्ट्रियल पीस वुड प्रिवेल इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। इम्पॉर्टेंट लाइन इस पॉइंट की कि इन्होंने क्या बताया कि इंडस्ट्रियल पीस कब आएगा, जब सोशल जस्टिस होगा। इंडस्ट्रियल पीस यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है कंट्री की, बैकबोन ऑफ अ कंट्री, इंडस्ट्रियल एरिया जो है बैकबोन ऑफ अ कंट्री, इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट है उसके अंदर अगर कंटिन्यूटी रखनी है, पीस लेकर आना है, तो यहाँ पे सोशल जस्टिस उनके साथ होना चाहिए, लेबर के साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए। उनके जो एक्ट बनाए गए, उनके लिए जो फैसिलिटी है वो उनको हर समय प्रोवाइड होनी चाहिए, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, इसी के लिए इन्होंने 5 to 6% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए रखा था। ये इनके एक्ट में बताया गया है कि 5 से 6% इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए क्या लिखा, रिजर्वेशन को लेकर आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से इस टाइम के ऊपर। तो अंबेडकर ने क्या बताया कि लेबर प्रॉब्लम कब रहती है, जब लेबर को कोई सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए लेबर को लिए उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट और स्ट्राइक वाली बातों को सपोर्ट में लेकर आया है। इन्होंने लेबर के साथ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात को भी रखा है, लेबर के पार्टिसिपेशन की बात को भी रखा है इन्होंने, और इंडस्ट्रियल पीस को लेकर इन्होंने बात कही कि अगर लेबर के साथ सोशल जस्टिस होगा, लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इंडस्ट्री में पीस आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जो मेन फैक्टर है वो लेबर ही है। इसलिए इन्होंने 5 to 6% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर आए थे। अंबेडकर टोल्ड दैट कास्ट सिस्टम, ये वाला पॉइंट बताया गया कि अंबेडकर ने एक पॉइंट और कहा है कि कास्ट सिस्टम डज नॉट मीन ओनली डिवीज़न ऑफ लेबर बट ऑल्सो डिवीज़न ऑफ लेबरर्स। यानी कि इन्होंने क्या बताया कि कास्ट सिस्टम ये नहीं बताता कि लेबर का डिवीज़न करा जाए ओनली, कास्ट सिस्टम यही बताता है कि लेबर के डिवीज़न के साथ यहाँ पे जितने भी लेबर है पूरे अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन डिवीज़न होना चाहिए। कास्ट सिस्टम ओनली कास्ट के साथ साथ लेबर को डिवीज़न नहीं करता, बल्कि लेबर्स को डिवीज़न करता है। लेबर्स यानी कि जो
अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन है वो जैसे जैसे लेबर जिनकी जो जो स्पेशलाइजेशन है उनको वहाँ पे डिवाइड करता है। इसके बाद इन्होंने बताया कास्ट सिस्टम के ऊपर ही बात करी है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज़ अ मेजर ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कास्ट सिस्टम पे इन्होंने ध्यान देने की बात कही है। कास्ट सिस्टम ही एक मेजर ऑब्स्टिकल है कंट्री के अंदर जो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होने देता। सो द कास्ट सिस्टम डिड नॉट अलाउ द पीपल टू टीच देयर प्रोफेशनल स्किल टू एनी पर्सन बिलोंगिंग टू द कास्ट। इंपॉर्टेंट लाइन, इनके अकॉर्डिंग जो लो कास्ट है, जो हाई कास्ट है, उनमें डिफरेंस पैदा होता है प्रोफेशनल स्किल के अकॉर्डिंग भी। अदर कास्ट के जो व्यक्ति अगर होते हैं, लो कास्ट के जो व्यक्ति होते हैं, उनको सोसाइटी के अंदर प्रोफेशनल स्किल सीखने के लिए भी अलाउ नहीं करा जाता। प्रोफेशनल स्किल होती भी उनके पास तो वो अपने प्रोफेशनल स्किल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाते। तो ये एक सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट इसका अंबेडकर ने माना है कि कास्ट सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कास्ट सिस्टम में जो अलाउनेस नहीं होती, लोगों के अंदर डिफरेंस जो है, जो सेग्रीगेशन हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओनली द मेंबर ऑफ देयर ओन कास्ट फॉर लर्न, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ उन्हीं मेंबर को प्रोफेशन सीखने दिया जाता है जो उनके सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं। डायनामिक इंडस्ट्रियल सेटअप, इसलिए इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग फ्री टू चूज़ इस ऑक्यूपेशन का राइट होना चाहिए। इसके ऊपर इन्होंने अम्बेडकर जी ने एक अपना इस कमिटमेंट इसमें पास करा है। सो इन अ डायनामिक इंडस्ट्रियल सेटअप द इंडिविजुअल मस्ट बी फ्री टू चूज़ इस ऑक्यूपेशन। अपने ऑक्यूपेशन को चूज़ करने का फ्रीली राइट होना चाहिए इंडिविजुअल को। तो इम्पॉर्टेंट लाइन बताइए कि फ्रीली राइट इसको पर्सन को होना चाहिए इस चीज़ का। सो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस कास्ट ग्रुप द कास्ट सिस्टम क्रिएट्स सेग्रीगेशन ऑफ ईच इन दिस मार्केट। इसलिए कारण से जो ऑक्यूपेशनल स्टेबिलिटी है, मोबिलिटी है जो ऑक्यूपेशन की, लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप भी कास्ट ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड हो रहा है, कास्ट के बेसिस पे ये सेग्रीगेट डिवाइड हो रहा है मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कास्ट सिस्टम को सही करा जाए, कास्ट के अंदर कास्ट सिस्टम के बेसिस पे जॉब प्रोवाइड नहीं की जाए, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे ऑक्यूपेशन नहीं हो, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम के बेसिस पे मोबिलिटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर को बंटवारा, लेबर को प्रोवाइड करना, कैपिटल को प्रोवाइड करना, कैपिटल वगैरह को प्रोवाइड करना, अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो यहाँ पे ईजीली कंट्री ग्रोथ कर पाएगी और डेवलपमेंट कर पाएगी। तो कास्ट सिस्टम के बेसिस पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्यूपेशन सिस्टम जो कास्ट में डिवाइड हो रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कास्ट बेसिस के सिस्टम पे ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट इन्होंने बताया ह्यूमन कैपिटल जो यूज़लेस हो रही है उसको कैसे यूज़फुल बनाया जाए। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर इन्होंने बताया है कि इंडिया के अंदर ह्यूमन कैपिटल यूज़लेस इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे पुअर और अनटचेबल जो दलित हैं उनको अदर क्लास के लोग नहीं इक्वलिटी देते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने कमेंट दिया इसके ऊपर कि द कंसेप्ट of human capital in India is useless if the poorer and untouchable Dalit are not recognized by other classes as a human being with equal social prestige and religious basis. Important line. इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के जैसी कंट्री के अंदर पुअर और अनटचेबल दलित को जब तक इक्वलिटी, सोशल स्टेटस, सोशल प्रेस्टीज, रिलीजियस बेसिस पे इक्वलिटी नहीं मिलेगी तब तक कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल यूज़लेस रहेगी, क्योंकि कंट्री में इन लोगों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और जब तक क्वांटिटी इनकी ज़्यादा है तब तक इनका यूज़ अगर प्रॉपर्ली नहीं होगा तब तक ह्यूमन कैपिटल का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाएगा, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर B.R. अम्बेडकर ने फोकस करने को कहा है कि पुअर और अनटचेबल जो दलित है उनके साथ इक्वल सोशल प्रेस्टीज लेकर आए, रिलीजियस बेसिस में इक्वलिटी लेके आए, ऑक्यूपेशन में इक्वलिटी लेकर आए बाकी अदर क्लास ऑफ ह्यूमन बींग के द्वारा, जिससे ये इन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स का एक इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इस चीज़ को इन्होंने बहुत फोकस करने के लिए बोला है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़ दिस ह्यूमन कैपिटल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये चीज़ होती रहेगी तो इम्पॉसिबल है ह्यूमन कैपिटल का यूज़ करना कंट्री के डेवलपमेंट के लिए।
जैसे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पॉसिबिलिटी यही है ह्यूमन कैपिटल का किस तरीके से यूज़ करा जाए कि जो जो इन लोगों की जो क्वांटिटी ज़्यादा है, पुअर और अनटचेबल लोगों की, लो कास्ट की, इनको एक है ना मौका देना चाहिए अपनी इक्वलिटी के बेसिस पे इनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जॉब करने के लिए, ऑक्यूपेशन करने के लिए, इनके रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, जिससे ये आगे बढ़ सके। 7 पॉइंट इन्होंने बताया है वाटर रिसोर्स पॉलिसी। वाटर रिसोर्स पॉलिसी जो पावर है वो प्लान डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बनी हुई है। जो प्लान 5 ईयर प्लान्स या प्लानिंग मैनेजमेंट है या फिर प्लानिंग कमीशन है, उनके अकॉर्डिंग ये बता रखा है कि वाटर और पावर पॉलिसी इनके द्वारा मेंटेन होती है। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है और इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की रिकमेंडेशन के ऊपर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुड प्रोजेक्ट और अदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं वो इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर मेंटेन हुए हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग बता रखा है कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी रिलेटेड टू नेचर ऑफ वाटर एंड पावर सही होनी चाहिए। अगर ये पॉलिसी सही रहेगी और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर रहेगी तो यहाँ पे कंट्री का एक इजीली डेवलपमेंट हो सकेगा। तो कंट्री के अंदर अगर डेवलपमेंट करना है प्रोजेक्ट्स का अलग अलग, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए इन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी क्रिएट हुए, जैसे इन प्रोजेक्ट के हम एग्जांपल ले चुके हैं पहले। तो कंट्री के अंदर वाटर पॉलिसी और स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप हुई इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, और इन्होंने इसके ऊपर एक कमेंट दिया है कि नेचर ऑफ वाटर एंड पावर पॉलिसी कैसे सुधरेगी कंट्री के अंदर रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, वाटर के सप्लाई प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी जगह जगह, और इंटर वाटर जो डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट है उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये लाइन पढ़ी है डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग, इंटर वाटर कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए स्टेट के अंदर, विलेजेस के अंदर वाटर की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। 8 इन्होंने टैक्सेशन पॉलिसी पे बहुत अच्छा कमेंट दिया। टैक्सेशन पॉलिसी के ऊपर इन्होंने एक मैनिफेस्टो दिया था, यहाँ पे एक कमेंट दिया था स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 के अंदर इन्होंने एक अपना एक्सप्रेशन दिया था टैक्सेशन के ऊपर। ये अपोज थे लैंड रेवेन्यू और उसके सिस्टम पे जो टैक्स लेते थे, और ज़्यादातर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जो टैक्स लिया जाता था उसके ये अपोज थे। तो इन्होंने अपना एक कमेंट दिया था स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 के अंदर, और इन्होंने अपना लैंड रेवेन्यू और पुअर के साथ जो टैक्सेशन पॉलिसी थी उसके ऊपर ये अगेंस्ट है, उसके ऊपर इन्होंने अपना कमेंट दिया था कि टैक्सेशन पॉलिसी फ्री एंड फेयर मैनर में होनी चाहिए, यानी कि सही तरीके से होनी चाहिए, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को इन्होंने रखा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है एडवांस टैक्स पॉलिसी सिस्टम को भी लेकर आए थे ये, और इस चीज़ के ऊपर इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था कि एडवांस टैक्स पॉलिसी सिस्टम भी होना चाहिए कंट्री के अंदर। एडवांस टैक्स पॉलिसी सिस्टम के ऊपर भी इन्होंने अपनी बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है एडवांस टैक्स पॉलिसी सिस्टम, यानी कि एक तरीके से प्रॉपर्ली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में इन्होंने बताया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी किस पॉलिसी जो है कंट्री के अंदर होनी चाहिए, इनकम के ऊपर भी टैक्स होना चाहिए, और एक तरीके से जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके ऊपर भी यहाँ पे टैक्स प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। 9th पॉइंट बता रखा है ना डेमोक्रेटिक स्टेट सोशलिज्म, एक ऐसा कंट्री होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक हो और सोशलिज्म को भी ध्यान दिया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर होना चाहिए। जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज़ है वो स्टेट के द्वारा रन होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा रन होनी चाहिए। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने फोकस करा है कि ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ होनी चाहिए जिसके अंदर बेसिक नेस जुड़ी हो, कंट्री की बेसिक रिलेटेड कमोडिटीज़ जुड़ी हो। तो सोशलिज्म के ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। कैपिटलिज्म की थ्योरी को इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है जो सोशलिज्म थ्योरी पे इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, ये अम्बेडकर के अकॉर्डिंग बता रखा है। तो अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर ऑल बेसिक इंडस्ट्रीज शुड बी ओन्ड एंड रन बाय स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Second point, insurance and agriculture should be nationalized and managed by the state, maintenance of productive resources by state. Insurance और agriculture जैसे एरिया है जो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं वो नेशनलाइज्ड होनी चाहिए और स्टेट के अंडर में होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए।
थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलेज एंड अमॉन्ग द फैमिलीज इन अ विलेज फॉर कलेक्टिव फार्मिंग, नो डिस्क्रिमिनेशन एज लैंडलॉर्ड, टेनेंट्स एंड एग्रीकल्चर लेबर। एग्रीकल्चर लेबर और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जो भी विलेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, फैमिलीज़ का है, वो एक कलेक्टिव फार्मिंग के साथ होनी चाहिए। कलेक्टिव फार्मिंग मतलब सब एक साथ मिलजुल के फार्मिंग के ऊपर ध्यान दें। लैंडलॉर्ड, टेनेंट्स और एग्रीकल्चर जो लेबर है, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ना होए, इनके स्टेटस इक्वल रहे, ये अपने स्टेटस को मेंटेन रखें और इनके जो वर्क है वो मेंटेन रहे। इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए वेजेस को लेकर या सोशल स्टेटस को लेकर, और फार्मिंग एक साथ होनी चाहिए, कलेक्टिव फार्मिंग होनी चाहिए। फार्मिंग का जो नेचर है वो प्रॉपर सही होना चाहिए, फार्मिंग सही तरीके से होनी चाहिए, और मेन फोकस इनका ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर पे होना चाहिए। ऑल एग्रीकल्चर इनपुट लाइक कैपिटल, सीड, फर्टिलाइजर एक्सट्रैक्टर विल बी प्रोवाइडेड बाय कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग से ये चीज़ें मिलनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्स। एग्रीकल्चर जो इनकम है वो लैंड रेवेन्यू टैक्स पेमेंट के करने के बाद ही यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि टैक्स पे करने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होना चाहिए। तो एक तरीके से इन्होंने इस पॉइंट में क्या बता रखा है कि डेमोक्रेटिक होनी चाहिए कंट्री के अंदर ऑक्यूपेशन, और एक तरीके से सोशलिज्म होना चाहिए, यानी कि सोशल वेलफेयर के ऊपर बात होनी चाहिए। तो अब हमने क्या कितने पॉइंट कवर करे, 9 पॉइंट्स कवर करे हमने, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने बात करी थी एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म। सेकंड पॉइंट हमने बात करी यहाँ पे इंडियन करेंसी प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट हमने बात करी यहाँ पे वुमेन इम्प्रूवमेंट। फोर्थ पॉइंट हमने बात करी लेबर प्रॉब्लम। फिफ्थ पॉइंट हमने बात करी यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम। सिक्स पॉइंट हमने बात करी कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। 7 पॉइंट हमने वाटर रिसोर्स पॉलिसी के ऊपर बात करी थी, टैक्सेशन पॉलिसी के ऊपर बात करी थी, और लास्ट में हमने बात करी डॉक्टर अम्बेडकर के व्यू पॉइंट में डेमोक्रेटिक स्टेट सोशलिज्म। इस तरीके से मेन जो पॉइंट्स थे वो आज हमने कवर करे हैं, और ये पॉइंट्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इकोनॉमिक थॉट्स और आइडियाज़ को बताते हैं।